स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो प्रोसेप्टर में। तो एक बार फिर वीडियो लेकर हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन जो था वो होमोजेनियस मिक्सचर था, और ये जो सस्पेंशन की जो हम बात करने वाले हैं, इट इज़ अ heterogeneous मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, तो सस्पेंशन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या दे रखा है हमें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी इसमें जिस चीज़ को मिक्स किया गया है वो हमें विजिबल होगी, है ना। और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो लटकते हुए ही रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं इन द बल्क ऑफ द मीडियम। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने क्या करा, सैंड को डिज़ोल्व कर दिया, मिट्टी को। तो आप जब उसको मिक्स करते हो तब कैसा मैला सा पानी हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो वो सस्पेंडेड है इसलिए मैला होता है, लेकिन उसको हम कुछ समय तक छोड़ देते हैं। अगर ग्लास ऑफ वाटर को जिसमें हमने सैंड डाला था कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं वैसे, तो धीरे धीरे क्या होता है, सैंड नीचे सेटल होने लग जाता है और जो सॉल्यूशन हमारा होता है, ये वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम वाटर के अंदर फ्लोर, गेहूं का आटा या चॉक पाउडर को मिक्स कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो भी मिक्स नहीं होगा, है ना। एक मिल्की सा सॉल्यूशन बन जाएगा, पूरी तरह मिक्स नहीं होगा, लम्स बन जाएंगे, गांठें बन जाएंगी उसके अंदर, और वो वैसे ही आपको पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड दिखाई देगा। और इन चीज़ों को भी अगर हम छोड़ देंगे लंबे समय तक तो क्या होगा, अनडिस्टर्ब्ड, तो क्या होगा कि इट विल सेटल डाउन मेकिंग द सॉल्यूशन अ क्लियर वन। ठीक है, सॉल्यूशन को क्लियर सॉल्यूशन बना देता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर कैसा है, ये हीट्रोजीनियस है, क्योंकि जो चीज़ हमने मिलाई है वो हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स ही नहीं हो रही है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कोई और ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, ये हमें सिर्फ अपनी खुद की आँखों से ही दिखाई दे जाता है ना। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। अब अगर आपने कांच के ग्लास के अंदर सॉल्यूशन बना दिया आटे का, है ना, तो आपने पानी के अंदर आटा डालकर उसको मिक्स कर दिया और फिर वो आप देख रहे हो कि लम्प्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और आप एक तरफ से टॉर्च की लाइट डालेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ लम्प्स होंगे वहाँ से क्या होगा, लाइट बाइफरकेट होगी, डाइवर्ट होगी और आपको पाथ विजिबल दिखाई देता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर करना, उसको फैला देना, है ना, उससे आर पार नहीं होगी। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप ट्रू सॉल्यूशन या एक प्लेन वाटर के ग्लास को लेकर के बैठो और आप लाइट को डालोगे तो लाइट सीधी आर पार चली जाएगी, क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है ना, जिसमें से वो पार नहीं हो पा रहा, तो लाइट डाइवर्ट ही नहीं होती है। ठीक है, the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is, a suspension is unstable। तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि चाहे वो आपका सैंड का वाटर हो, चाहे आपका चॉक का वाटर हो, चॉक पाउडर वाला, या फिर आपका व्हीट फ्लोर वाला वाटर हो, उसको अगर हम अनडिस्टर्ब रख दें कुछ समय के लिए, तब ये होगा कि ये जो पार्टिकल्स थे, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे थे, दे विल सेटल डाउन। ठीक है, तो ये हमारे सस्पेंशन के बारे में था। ठीक है, तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज हमने देख ली, और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो इफेक्ट होता है ना, उसको बोला जाता है टेंडल इफेक्ट। ठीक है, टेंडल इफेक्ट हमें बोला जाता है, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है भाई? द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरी तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं और हमें ये दिखाई नहीं देते। बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लड एंड मिल्क। क्या हम मिल्क को, अच्छा अगर सस्पेंशन की बात अगर हम करें या हम सॉल्यूशन की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन की,
तो छलनी में से छानेंगे तो क्या उसमें कुछ निकलेगा? ट्रू सॉल्यूशन में कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर सस्पेंशन को आप फिल्टर करते हो, है ना, तो क्या होगा? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो आपकी छलनी में आ जाएंगे, आपके फिल्टर में आ जाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे हैं, ठीक है। उसको छलनी से छानोगे तो क्या उसके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, वो पास हो जाते हैं, है ना। सो मिल्क में को भी हम छान लें तो उसके पार्टिकल्स क्या अलग हो जाएंगे? फैट, प्रोटीन्स वगैरह सब अलग हो जाएंगे? नहीं होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। और उसके आगे हम प्रॉपर्टीज़ और बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कोलाइड्स की? कोलाइड एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन साइज़ जो है पार्टिकल का, कोलाइड का, बहुत छोटा है, जो हमें हमारी इन आँखों से दिखाई नहीं देता। हमें वो एकदम अच्छा सॉल्यूशन दिखाई देता, ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही दिखाई देता है ना। कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलाइड भी जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ विजिबल करते हैं। पर कोलाइड को क्या था कि हम अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे तो उसमें जो डाली हुई चीज़ें होती थी या जो कोलाइडल पार्ट होता था, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते थे, वो सेटल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो अनडिस्टर्ब रखने पर कोलाइड कभी भी सेटल नहीं होता। ये तो बहुत स्टेबल सॉल्यूशन है ना। दूध को हम सुबह से लेकर शाम तक या रात तक, दूसरे दिन तक भी रखे रहें, उसमें से आपके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते हैं, है ना। दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते उनके सॉल्यूशन में से, और हमें अपनी इन आँखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम कि हमें देखने में तो होमोजीनियस लग रहा है, लेकिन क्या होता है? मिल्क का ही एग्जांपल अगर हम लेके चलें, इसमें से फैट, प्रोटीन्स हम सब अलग कर सकते हैं। जब कभी हम देखते हैं कि मिल्क क्या होता है, हमारा मिल्क जब फट जाता है ना, ख़राब हो जाता है, फट जाता है, जब हम उसको पनीर वगैरह बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर लेमन डाल देते हैं या विनेगर डालते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि मिल्क में से मिल्क प्रोटीन्स एंड फैट्स एक तरफ हो जाते हैं और वाटर एक तरफ हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमें तब देखने को मिलती है, उससे पहले नहीं दिखती। ब्लड भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसके सेल्स सारे प्रेजेंट है, उसके अंदर सब सारे कंपोनेंट्स हैं और वो अच्छे से फ्लो हो रहा है जब तक कि वो क्लॉट होना ना शुरू हो। और उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तभी वो सेपरेट हो पाते हैं। टेंडल इफेक्ट की मैं बात कर रही थी कि द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ये अपने जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पर ही इसका इफेक्ट को नाम दिया गया है ना। तो टेंडल इफेक्ट क्या है? ये जब लाइट को स्कैटर होना, कभी आप बहुत घने पेड़ के नीचे बैठे हो तो आप देख रहे होते कहीं कहीं पत्तों में से छन करके लाइट आ रही है, आप ज़मीन पर उसको देख सकते हो। कई बार आपने पूरा घर बंद कर रखा और कहीं से एक छोटे से होल के अंदर से लाइट आती हुई आपको दिखाई देती है ना। तो दैट इज़ नोन एज टेंडल इफेक्ट। बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, हमारी एनसीईआरटी में भी हमें इसके बारे में बताया गया है कि एनसीईआरटी में भी हमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से टेंडल इफेक्ट होता है ना। तो ये पूरा डायग्राम आपको शो किया गया है। तो यहाँ पर आपको आपकी एनसीईआरटी में कुछ टेबल के फॉर्म में दे रखा है कि डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके के एग्जांपल्स बनते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें। सो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे किस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। होमोजीनियस हैं, हिट्रोजीनियस हैं, और उसमें भी ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड क्या है। अब इन सब को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में,
टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, तो उसके लिए हम इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या दे रखा है उसमें कि हम क्या करते हैं, एक्टिविटी दे रखी है हमें 2.4 एनसीईआरटी के अंदर। तो हमें हाफ बीकर लेना है पानी से भर करके, फिर उसके ऊपर वॉच ग्लास रखनी है, जिस वॉच ग्लास को कहाँ रखना है, बीकर के माउथ पे रख देना है, और हमने उसके नीचे बर्नर जला देना है। वॉच ग्लास में क्या रखना है, हमने इंक डालनी है उसके अंदर, 2-4 बूंदे, कुछ बूंदे इंक की डाल देनी है, और अब हमने बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ इनडायरेक्ट हीटिंग करेंगे, जो पानी वहाँ पर बॉईल होना शुरू होगा उसकी वजह से वॉच ग्लास के अंदर इवोपरेशन देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, हम अपनी ऑब्जर्वेशन अगर रिकॉर्ड करें तो वाटर पार्ट जो था इंक के अंदर वो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाता है, और सिर्फ उसमें डाई या कलरिंग एजेंट बच जाता है ना। तो वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा है, वोलाटाइल यानी वाटर जो है वो वोलाटाइल कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट है इंक में, और नॉन वोलाटाइल जो है वो सॉल्यूट है जो उसके अंदर डाला गया था। वोलाटाइल था हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो इवोपरेट हो जाता है और उसके अंदर सिर्फ सॉल्यूट बच जाता है, और वो मेथड जो हम यूज़ ये कर रहे हैं, इट इज़ द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, दूसरा मेथड जो हमें दे रखा है, हाउ कैन वी सेपरेट। तो सेकेंड मेथड हमने देखना है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगर हमने डेयरी में विज़िट किया हो तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हमें मिल्क की कितने वैरायटीज़ ऑफ पैकेट मिलते हैं। एक तो आपको फुल क्रीम मिल्क मिल जाता है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, गोल्ड बोल देते हैं। फिर दूसरा टोन्ड या डबल टोन्ड मिलता है, ब्लू कलर का जो ताज़ा आता है, और उसके अलावा भी एक और वैरायटी आती है ना जिसमें से फैट्स रिमूव होते हैं। टेट्रा पैक्स भी मिलते हैं जिसके अंदर मिल्क होता है। तो ये सारी वैरायटीज़ के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं। अब घर में आपने देखा होगा आपकी मम्मी किस तरीके से फैट्स को रिमूव करती हैं। क्या करती हैं, मलाई में से मक्खन बनाना या दही में से मक्खन बनाने के लिए मम्मी क्या करती हैं, चर्निंग करती हैं, है ना, बिलोनी जो होती है उससे बिलोते हैं, तो हम लोग क्रीम को ले पाते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक्टिविटी 2.5 में दे रखा है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज करना है। एक मशीन आती है, ठीक है, जो मशीन बहुत तेज़ी से मूव करती है, 1 मिनट के अंदर 1200 से ज़्यादा राउंड्स लगा लेती है ना, तो बहुत फास्ट मूव करती है और उसके अंदर मिल्क मूव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो मूव होता है तो वाटर मटेरियल अलग हो जाता है और उसका जो क्रीम पार्ट है ना, वो सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरीके से डेयरीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि क्रीम को मिल्क में से सेपरेट किया जाता है, या फिर उसमें से चीज़ या पनीर को भी इसी तरीके से बनाया जाता है। तो कई बार हम देखते हैं, और घर में तो हमने ये चर्निंग का प्रोसेस देखा ही हुआ है ना। सो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल दैट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं कई बार इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से या फिर हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पास हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हमें उसके अंदर ये सेपरेशन देखने को मिलता है कि दे आर स्पन रैपिडली। घर के अंदर भी हमने वॉशिंग मशीन देखी है। वॉशिंग मशीन में जो धोने वाला पार्ट है वो नहीं, उसमें क्या होता है, एक बार एक तरफ टर्न होता है, फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस तरीके से सर्कल होता है। हम बात कर रहे हैं हमारा स्क्वीजिंग पार्ट का, कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो स्क्वीज़ यानी कपड़ों को सुखाने वाली जो बास्केट होती है उसके अंदर स्पिनिंग बहुत फास्ट होती है, और इसी प्रोसेस से सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से वो क्या करती है, वाटर को ड्रेन कर देती है उसमें से, है ना, तो निकाल देती है। तो हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हमें यहाँ टेक्निक्स पूछी जा सकती हैं, टेक्निक्स को नेम करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर उसके एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का, इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, ब्लड और यूरिन के टेस्ट के लिए
अब ब्लड के टेस्ट के लिए किस तरीके से कि ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल करके जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला जाएगा तब क्या होगा कि उसके जो कंपोनेंट्स है, कौन से कंपोनेंट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है, और क्या बच जाता है, वाटरी पार्ट क्या है, प्लाज्मा, ये सारे सेपरेट किए जा सकते हैं। पहले क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले जब भी किसी पेशेंट को किसी भी कंपोनेंट की ज़रूरत होती थी, जैसे रेड ब्लड सेल्स चाहिए तब भी उसको पूरी बोतल ब्लड की चढ़ानी पड़ती थी, वाइट ब्लड सेल्स चाहिए तो भी वही पूरी बोतल, प्लेटलेट्स चाहिए तो भी पूरी बोतल, और प्लाज्मा चाहिए तब भी पूरी बोतल चढ़ाई जाती थी। लेकिन अब साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि वो 4 कंपोनेंट्स सेपरेट कर देती है ना। तो रेड ब्लड सेल अलग निकाल दिया, वाइट ब्लड सेल अलग निकल गए, प्लेटलेट्स अलग निकल गया और प्लाज्मा अलग निकल गया। अब एक ही बॉटल से 4 पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, उनको चारों को 4 अलग अलग चीज़ें जिनको ज़रूरत है उन्हें दिया जा सकता है। तो और ये सेपरेट किया हमने ब्लड में से, ठीक है। और यूरिन टेस्ट के अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए सेपरेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ सेंट्रीफ्यूगेशन से पॉसिबल हो पाती है। डेयरीज में यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, और इन होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, है ना। मलाई में से मक्खन बनाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। हमारे पास शायद मशीनें नहीं हैं, हम मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल करके, मिक्सर के जार में डाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास हैंड ब्लेंडर होगा जो बहुत तेज़ी से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला, या फिर जो सिंपल हमारी ट्रेडिशनल बिलोनी बोलते हैं हम लोग जिसको, वो भी हो सकती है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है वाटर, जो गीले कपड़े हैं उनमें से पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन के क्या क्या एप्लीकेशन से क्या क्या यूजेस हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक ही। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया जो भी बताया गया है। तो आपको अपना काम याद है, क्या करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।